अमेरिका में किस तरह से खिताब किया आपने, किस तरह की फाइंडिंग थी आपकी, ओशियनोग्राफी या क्या था? अच्छा, अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, बहुत से बच्चे जो हैं वो कैरियर गाइडेंस नहीं ले पाते, उनको ये समझ नहीं आता कि 10+2 या उसके बाद वो करना क्या है, उनको किस दिशा में जाना है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब हैं, जिन्होंने AGU कॉन्फ्रेंस में खिताब किया है अमेरिका में। आइए इनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मऊ के होनहार जो शिक्षा के मैदान में बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो छात्र हैं, वो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से अब जो औद्योगिक केंद्र माना जाता था मऊ, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बधाई हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अमेरिका में किस तरह से खिताब किया, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। ये एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी जो पूरे दुनिया में बताते हैं कि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 लोग पूरे दुनिया से साइंटिस्ट, प्रोफेसर, स्टूडेंट आते हैं और अपने काम के बारे में, रिसर्च के बारे में यहाँ पे लोगों को बतलाते हैं कि जो भी इनोवेटिव चीज़ चल रही है, जो जिस पे काम कर रहे हैं, कुछ नई फाइंडिंग होती है, वो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाते हैं। तो मेरी भी कुछ फाइंडिंग थी, तो मैं उसको वहाँ पे गया और प्रेजेंट किया। किस तरह की फाइंडिंग थी आपकी, ओशियनोग्राफी या क्या था? मेरी फाइंडिंग ये थी कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे मैन मेड रीज़न, जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, और फॉसिल फ्यूल से भी होता है, और व्हीकल जो चलती है उसकी वजह से भी। तो उसी में ओशन की वजह से भी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ओशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक प्रोसेस का नाम है डिनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि डिनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा जो है अधिक प्रभावशाली होती है। तो मेरा टोटल जो रिसर्च का काम है, मेरा मेन फोकस है वो यही है कि अरेबियन सी में ऑक्सीजन मिनिमम जोन को आइडेंटिफाई करना। तो जितना ज़्यादा मतलब ये प्रोसेस होगा, उतना ओशन में ऑक्सीजन मिनिमम जोन जो है उसका जो पूल है वो एक्सपेंड होगा, और जितना एक्सपेंड होगा उतना नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी और उतनी ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ेगी। अच्छा, ये पूरी दुनिया में जो AQI का स्तर बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या समझ में आ रहा है? आप तो इस विभाग में हैं। AQI तो घटाया भी जा सकता है, और AQI जो बढ़ रहा है ना, इसके बहुत सारे जो वजह हैं, वो तो सबसे पहले इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है, अपना AQI प्यूरीफाई लगा रही है, बट उससे मुझे लगता है कि उतना नहीं हो पाएगा जब तक कि खुद इंडिविजुअल पॉल्यूशन उतना ना करें, और अगर हो भी रहा है तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। और स्पेशली इंडिया में तो पूरे दुनिया में अगर सबसे ख़राब AQI तो दिल्ली का माना जाता है। AQI को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इंडिविजुअली अगर इसको करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे थोड़ा सा अपना कदम उठाए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा AQI को कम करने के लिए। अच्छा, अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आपने कहाँ से शुरुआत की, किस तरह इस मुकाम पर पहुँचे, आज पे PhD स्कॉलर? जी। मैं वहाँ पे न्यू ऑरलीन्स अमेरिका में गया था, मेरा कॉन्फ्रेंस था, तो मैं कॉन्फ्रेंस पेपर वहाँ पे अपना प्रेजेंट करने गया था, और प्रेजेंट करके मैं सेफली आ गया। तो मेरी जो प्राइमरी तालीम हुई थी, वो मदरसा दारुल उलूम से 1 से 8 तक की प्राइमरी तालीम मेरी हुई। उसके बाद हाई स्कूल दारुल उलूम बॉयज़ से मैंने किया, फिर इंटर जो है था मुस्लिम इंटर कॉलेज से हुआ। उसके बाद मैंने 1 साल BA किया DCSK से, फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया BSc इन जियोलॉजी में इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2012 में। तो मैं अलीगढ़ चला गया, और 2012 से 2015 तक मैंने अपना BSc कंप्लीट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2015 से 2017 तक मैं झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन जियोलॉजी कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की, जिसमें मुझे वहाँ से गोल्ड मेडल जो प्राप्त हुआ झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। अब आगे का क्या इरादा है आपका? ये कि आगे भी मैं फॉरेन के लिए कई जगह पे अप्लाई किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मेरा हो ही जाएगा। और मैं काफ़ी मेहनत से जो अप्लाई कर रहा हूँ, और इंडिया में भी अप्लाई कर रहा हूँ अब, बट मेरा मेन फोकस ये है कि फ़ॉरेन जाना, और वहाँ पे जाके जो है रिसर्च करना, वहाँ पे अपने मऊ शहर का, स्पेशली भारत का नाम जो है रोशन करना। अच्छा, बहुत से बच्चे जो हैं वो कैरियर गाइडेंस नहीं ले पाते,
उनको ये समझ नहीं आता कि 10+2 या उसके बाद वो करना क्या है, उनको किस दिशा में जाना है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। मैं भी उसी में से था। मेरा जो एम था वो मुझे MBBS डॉक्टर बनना था। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मैं किधर चलता गया, क्योंकि मेरे आगे कोई नहीं था जिनको मैं फॉलो करूं। बट जब मैं BSc अलीगढ़ में जब गया तो वहाँ से मेरी मुलाकात प्रोफेसरों से हुई और सीनियर से हुई, जो बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर उनसे मुझे गाइडेंस मिली। तो जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती, मुझे लगता है कि उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अब तो बहुत आसान है, जब से AI का ज़माना आ गया है, तो इस ज़माने में मुझे लगता है कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं कह के निकल सकता है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, उसको बस एक क्लिक करना है और उसके हाथ में सब कुछ है। बट ये उसको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शन बनाए रखना पड़ेगा, अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। और अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं अपने से